हेलो क्लास। हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक कई सारे एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं। उनमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप हेनी लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स, इन सब के बाद 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस हम लोगों ने किया था, जिनमें से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज की क्लास में हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। एक्चुअली अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो जो बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम महसूस होती है वो यही इसी कॉन्सेप्ट पर होती है। बच्चे न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि मुझे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। न्यूमेरिकल में मुझे आई लगाना कब है और कब आई का यूज नहीं करना है, और अगर करना भी है, अप्लाई भी करना है, तो किस तरीके से अप्लाई करना है। आज की क्लास में आपके जितने भी डाउट होंगे सारी प्रॉब्लम्स कवर अप हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सामने प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। चलिए चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमसे कोई पूछता है कि बताइए वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता क्या है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए भाई वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता क्या है, तो हम बोलेंगे क्या मेरा प्यारा बेटा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये होता क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फैक्टर विच, जो मेरा प्यारा बेटा करता क्या है, विच गिव एक्सप्लेनेशन, जो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, या फिर मेरा प्यारा बच्चा क्या देता है, इंफॉर्मेशन बताता है, जो इंफॉर्मेशन देता है या एक्सप्लेनेशन देता है किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब ये बात एक अपने दिमाग में पहले ध्यान से बैठा लो। मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताइए वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो सॉल्यूट के नेचर के बारे में बताता है। और कौन सा नेचर हम ये देखेंगे, यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का है या एसोसिएटेड नेचर का है, या फिर सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड में डालते हैं या सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल कर रहे थे, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में एक खास बात थी। क्या खास बात उसमें थी कि या तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे वो क्या था, ऐसे लिखा जाता था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो भी सॉल्यूट होता था वो पानी में जाके टूटेगा नहीं, वो पानी में जाके ना तो ब्रेक होगा ना तो एसोसिएट होगा। या ऐसे सॉल्यूट के एग्जाम्पल आप लेके चल रहे थे जो पानी में जाके डिसोसिएट होते ही नहीं है। जैसे मैं कहूंगा ना, आप चेक कर रहे होंगे, आपको यूरिया मिल रहा होगा, शुगर मिल रहा होगा, ग्लूकोज मिल रहा होगा, एक्सेट्रा। आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल रहे थे। लेकिन अब हम अभी के जो न्यूमेरिकल आप डील करोगे उन न्यूमेरिकल्स में देखोगे कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट या तो पानी में जाके डिसोसिएट होगा या तो वो सॉल्यूट पानी में जाके एसोसिएट होगा। मतलब यहां पर सॉल्यूट का नेचर एक्चुअली में कैसा है, हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर के टॉपिक पर जाने से पहले हम पहले दूसरे टॉपिक को कवर अप करते हैं, जिससे वॉन्ट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेरे सामने एक वर्ड लिखा मिलता है, या कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि बताइए एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, और किसका, सॉल्यूट का। ये भाई एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ये बात ध्यान से। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है, एक्सप्लेन अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास। क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास? मैं तुमको एक बात बताऊं बेटा, इससे पहले आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर मैं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो कौन सी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर। पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पड़ी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपके सामने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक, क्लियर। दूसरा आपके सामने कौन सा था मेरा प्यारा बेटा? वो था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी मेरा प्यारा बच्चा? वो था डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपके सामने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी मेरा प्यारा बच्चा, वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं तुमको एक बात बता दूं मेरा प्यारा बेटा, ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो तुम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, पहले उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे थे? याद करिए, वहां पर आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे क्या मेरा बच्चा? पी नॉट ए माइनस पी ए, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, डिवाइडेड बाई क्या होता था? पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो रहा था? काई बी। काई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे थे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल, और फिर सॉल्यूट को निग्लेक्ट कर रहे थे। तो वहां पर जो फॉर्मूला डाइल्यूट के लिए बन के आ रहा था, वो क्या बन के आ रहा था? डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में याद करना होता है, अच्छे से दिमाग में बैठा। यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जब फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो क्या यूज कर रहे थे? डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता था? मोलालिटी। अगर इसी फॉर्मूले में मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर दूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था? के बी इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू क्या निकल के आ रहा था? डब्ल्यू ए इन ग्राम। जब ग्राम में होगा तभी तो 1000 आएगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं तो फोर्थ फॉर्मूले में जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे थे? आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे के एफ इंटू एम। फिर से वही फॉर्मूला के एफ याद होगा आपको। के एफ में बोलता था मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम था। जो पूरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए आप यूटिलाइज करते थे, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर नोट डाउन कर दे रहा हूं। आप इन सारे फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। वहीं पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता था, उसका फॉर्मूला आप लगाते थे पाई इक्वल टू सी आर टी। सी मोलर कंसंट्रेशन, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसको भी अगर ओपन करते थे तो फॉर्मूला क्या आता था? डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। आप पुराने जितने भी वीडियोज हैं उनमें जाकर आप पहले चेक कर लीजिएगा, इन चारों कॉलिगेटिव का एक एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी किया था। मैं आपको यहां पर एक बात ये बता देना चाहता हूं मेरा प्यारा बेटा, कि अगर मैं पुरानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखूं तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एमबी निकालने की कोशिश की जाती थी ज्यादातर। इसको बोलते थे ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब किसी भी सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर अगर हमने डाला है तो उससे जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आया, एक एग्जांपल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, तो उसकी मदद से उस सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा इस चीज को फाइंड करते थे, और उसे बोलते थे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब उसी से मिलता जुलता एक मेरे सामने थोड़ा सा चेंज टर्म है, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो मोलर मास हो वो नॉर्मल ना निकले। मतलब मोलर मास अगर नॉर्मल नहीं है तो उसे हम किस नाम से जाना करेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जानेंगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो बेटा, और वो ये कि अगर इफ, मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान सुनो, आपके सामने ये जो एमबी निकल के आ रहा है
वो बिल्कुल उतना ही निकल के आएगा जितना एक्चुअल होता है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड नेचर का नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूरिया की बात करूं भाई, यूरिया पानी में जाके ना तो ब्रेक होता है, यूरिया पानी में ना जाके एसोसिएट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यूरिया के साथ। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या, NH2CONH2, तो इसका अगर तुम मोलर मास ऐड करके निकालो तो कितना निकल के आएगा? इट विल बिकम 60 ग्राम पर मोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, क्योंकि ये यूरिया ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है, तो इसका जो एक्चुअल मोलर मास है इतना ही मोलर मास निकल के आएगा। तुम चाहे जिस भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालो। तो ये तो हो गया नॉर्मल मोलर मास। लेकिन मेरा प्यारा बेटा होता क्या है? होता यह है कि अगर इफ सॉल्यूट जो होता है, अगर जो सॉल्यूट होता है, इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड, अगर सॉल्यूट जो होता है वो डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, अगर डाइल्यूट जो सॉल्यूट होता है वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाता है इनटू द सॉल्यूशन या लिक्विड या सॉल्वेंट, अगर जो सॉल्यूट है वो लिक्विड और सॉल्वेंट के अंदर जाने पे डिसोसिएट या एसोसिएट हो जा रहा है, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं देन उस कंडीशन में होगा क्या? देन जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, देन ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा विल बी नॉट इक्वल टू, वो नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू एक्चुअल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एक्चुअल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस शब्द को बार बार पढ़िए, समझ में आने लगेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का होगा, तो ऐसी कंडीशन में तुम ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो निकाल के ला रहे थे वो एक्चुअल जो मोलर मास है सॉल्यूट के, उसके इक्वल नहीं निकलेगा। ठीक, और ये जो डिफरेंट मोलर मास निकल के आ रहा है, यही जो डिफरेंट, यही मेरा बच्चा जो डिफरेंट मोलर मास निकल के आ रहा है, यही जो डिफरेंट मास, जो डिफरेंट मोलर मास निकल के आ रहा है, और किसका? सॉल्यूट का। इसी डिफरेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम जानते हैं किस नाम से? एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जानते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे चीजें तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था मेरा प्यारा बेटा कि मैं दो अलग अलग कंडीशन ले लेता हूं। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएटेड नेचर का है, देखो भैया क्या होगा अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा, अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा तो भाई क्या होगा? एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमने कहा भाई वो सॉल्यूट कौन सा हो गया? NaCl। अब NaCl की खास बात क्या है कि जैसे भाई ये एक्वस मीडियम में जाता है तो ये ब्रेक कर जाएगा, कैसे? Na+ और Cl-। तो था क्या कि पहले NaCl जो था वो कितना सॉल्यूट कंसीडर किया जाएगा? एक मॉलिक्यूल को सिंगल, लेकिन फिर वो एक मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद वो दो सॉल्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। मैंने पहले ही बोला था मेरा प्यारा बेटा, यहां पार्टिकल के नेचर के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, सॉल्यूट का नेचर नहीं देखा जाता है कि उसका साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, एंड सो ऑन। मेन मुद्दा क्या है कि नंबर कितने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करता है। यहां पे तुमने क्या देखा कि एक सॉल्यूट पार्टिकल है, पानी में जाने पे 2 हो गया। अगर इसके जैसे 10 होंगे, तुमने 10 NaCl पानी में डाले, you have to put 10 NaCl molecule into the water and they will be dissociate and get converted into 20 molecules। क्लियर है? सिमिलरली तुम अगर 100 मॉलिक्यूल NaCl को पुट करोगे वाटर के अंदर तो वो 200 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनडायरेक्टली भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि इस सॉल्यूट को जब तुम लिक्विड के अंदर पुट कर रहे थे
तो उससे हो क्या रहा है, उससे हो क्या रहा है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा, तुम उसको लिक्विड के अंदर पुट करोगे या सॉल्वेंट के अंदर पुट करोगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक, इनटू सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक बात ये दिमाग में बैठा लो, यहां से समझ में भी आ रहा होगा। 10 मॉलिक्यूल थे, पानी में डाला, टूट गए तो 20 हो गए। 100 थे, पानी में डाला, टूट गए, 200 हो गए। तो अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा बच्चा, तो लिक्विड में डालने पर होगा क्या कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे। और तुम एक बात अच्छे से जानते हो, क्या, कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दो, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो एमबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया मेरा प्यारा बेटा, इंक्रीज हो गया, ऑब्वियस सी बात है। फिर ऐसी कंडीशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, ऐसी कंडीशन में जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, वो तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि तुमको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल, ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियस सी चीज है कि तुमने क्या देखा कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा, पानी में जाएगा, टूट जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने का क्या मतलब है, एमबी के रिस्पेक्ट में बताओ, एमबी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो जो एमबी होगा वो क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, कम हो जाएगा। ये ध्यान दो। तो ये ओवरऑल रिजल्ट पे ध्यान दो, इस बेसिक रिजल्ट पे ध्यान दो, ये मेन काम यहाँ का है। यहां पर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड नेचर का होगा तो ऐसी कंडीशन में जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का वो कम निकल के आएगा। मतलब यूरिया था, नहीं टूट रहा था, ना तो जुड़ रहा था, तो जो एक्चुअल 60 था वो 60 निकल के भी आ रहा था। लेकिन यहां पे जो सॉल्यूट का मोलर मास होगा उतना एक्चुअल निकल के नहीं आएगा, वो उससे क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। तो एक बात तो ये समझ में आई क्या, कि सॉल्यूट अगर डिसोसिएटेड नेचर का हुआ, पानी में जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो एमबी क्या हो जाएगा, कम। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं दूसरा सिचुएशन भी ले लेता हूं, दूसरी सिचुएशन भी थोड़ा ध्यान समझो। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि अगर सॉल्यूट, प्यारा बच्चा, अगर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएटेड नेचर का है, अगर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएटेड नेचर का है तो क्या होगा सर बताइए। एक एग्जांपल ले लो, बताना क्या। हमने कहा माना एसिटिक एसिड लिया, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड लिया, यू टेक एसिटिक एसिड, एग्जांपल याद रखिएगा, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जब पानी में हम पुट करते हैं, कभी कभी जब एक्वस मीडियम में पुट करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाई का मतलब तो, मर का मतलब यूनिट, दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइमर। तुम देख क्या रहे हो, दो पार्टिकल आपस में जुड़ गए, मतलब अगर ऐसे 20 एसिटिक एसिड अगर पुट करोगे ना तो बचेंगे 10 ही, जुड़ने के बाद वो 10 पार्टिकल काउंट किए जाएंगे। 100 एसिटिक एसिड थे, जुड़ने के बाद वो 50 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम एसोसिएटेड नेचर का कौन होता है, बेंजोइक एसिड। ये एग्जांपल मेरा प्यारा बच्चा बहुत अच्छे से याद रखना, ये न्यूमेरिकल में तुम्हें बहुत काम देगा। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये याद रखिएगा, एग्जांपल तुम्हारे काम आएंगे। अब जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट सीखा था, वहां पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या रहा था कि शुरुआत में पार्टिकल कितने थे, 2 सॉल्यूट पार्टिकल थे, गलत तो नहीं बोला, शुरुआत में कितने सॉल्यूट पार्टिकल थे, 2 सॉल्यूट पार्टिकल। अगर 2 अलग की बात करो, यहां पे कितना हो जा रहा है, 1। तो तुमने देखा क्या प्यारा बेटा, तुमने ये देखा
कि सॉल्यूट अगर एसोसिएटेड नेचर का है, ऐसे कंडीशन में तुम खुद बताओ, अगर सॉल्यूट एसोसिएटेड नेचर का होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, जुड़ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल कम हो गए तो बता बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सर वो भी कम हो जाएगी। मैं पूछूंगा क्यों कम हो जाएगा? आप कहोगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम हो गई तो जो एमबी निकल के आ रहा है फिर वो एमबी क्या निकल के आएगा मेरा प्यारा बेटा? ज्यादा निकल के आएगा। बात ध्यान दो, यही जो गड़बड़ी आ रही है, यही जो कॉन्सेप्ट में एमबी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी एमबी का जो चेंजेस है इसी को हम लोगों ने जाना किस नाम से? एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जाना। अब अगर एग्जाम में आता है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर या मैम जो अगर पूछता है वो कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का होगा, ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकाल रहे हैं, वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू एक्चुअल मोलर मास से या तो कम निकल के आएगी या तो ज्यादा निकल के आएगी। डिसोसिएटेड नेचर का है तो कम निकल के आ रहा था, एसोसिएटेड नेचर का था तो एक्चुअल वाले से ज्यादा निकल के आएगा। यही जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू कम और ज्यादा निकल के आ रही है, डिफरेंट निकल के आ रही है एक्चुअल मोलर मास से, इसी को हम जानते हैं मेरा प्यारा बेटा किस नाम से? एबनॉर्मल मोलर मास के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा, ये पूछा भी जाता है थ्योरी में। 1 मार्क्स में आएगा तो खाली यही तक कहानी लिख दीजिएगा, अगर 2 मार्क्स में थ्योरी लिखने के लिए आता है तो दोनों कंडीशंस को भी एक्सप्लेन करिएगा। ये बात तो समझ में आ गई भाई, क्या समझ में आया कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? कब? जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का हो। लेकिन इन कहानियों को समझने के लिए मेरे सामने एक फैक्टर है जिस फैक्टर से इन चीजों को समझा भी जा सकता है, और वो आपके सामने है। क्या है? दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। अब आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई वांट ऑफ फैक्टर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे सॉल्यूट के नेचर के बारे में पता करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैथमेटिक्स में आयोटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर अलग कहानी है। अब कैसे कैसे? तो ये 3 कंडीशन यहां से निकल के आती है। क्या? कि अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है ये 1 है, ठीक, अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 है, पहले तो वांट ऑफ फैक्टर जो है मेरा प्यारा बेटा ये दैट इज, उसको तो हमने कहा ये एक फैक्टर है जो कि नेचर बताता है। और इस वांट ऑफ फैक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो ये वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? ये होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला जान दीजिएगा, ये कभी कभी 1 नंबर में आता है खाली वांट ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन करो तो ऊपर की लाइन प्लस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला बेटा? बोलो बोलो। दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। ये देखो फॉर्मूला। अगर मैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल में जनरली गिवन होता है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को में कितना ऑब्जर्वेशन किया गया, न्यूमेरिकल में ऐसे कहेगा एक सॉल्यूट को इसमें हमने डिजोल्व कर दिया और 0.25 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ऑब्जर्व किया गया, तो वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन होता है जनरली न्यूमेरिकल्स में। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि जब तुम फॉर्मूले में बिना आई यूज किए सॉल्व करोगे, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे क्लियर होगा। अभी पहले फॉर्मूले पे क्यों ध्यान देते हैं? तो चीजें क्या निकल के आ रही है? I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एमबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फॉर्मूले में यहां क्या निकल के आ जाता है? ये निकल के आ जाता है नॉर्मल मोलर मास
नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या निकल के आ जाता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये तो मेरा प्यारा बेटा देख ये वाटा फैक्टर का बेसिक फॉर्मूला है, पहले इतनी चीज ध्यान दो। अब अगर मैं तुमको ये समझाऊं कि फॉर्मूले की बेसिस पे न्यूमेरिकल जब आएगा, एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब न्यूमेरिकल आएगा सॉल्यूशन का जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाए, तो सबसे पहला काम ये है कि तुम्हें ये देखना है कि सॉल्यूट कैसा है। मतलब या तो ऐसे लिखा होगा सॉल्यूट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया है, सुक्रोज है, शुगर है, जो पानी में जाके ब्रेक नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं है। तब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नॉर्मल फॉर्मूले लगाइए। नॉर्मल फॉर्मूले में सब कुछ दे रखा होगा, एक वेरिएबल नहीं दे रखा होगा, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी किए हैं, पिछली वीडियो में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए थे। लेकिन अगर सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का हो गया, मतलब जैसे ऐसे बोले यूरिया वाला क्वेश्चन था तो सीधा फॉर्मूला, लेकिन मेरा प्यारा बेटा अगर क्वेश्चन में वहीं पे वो बस यूरिया चेंज करेगा, सॉल्यूट को चेंज करेगा, उसकी जगह पे अगर इनको यूज कर ले रहा है, जैसे NaCl लिख दिया, KCl लिख दिया, NaBr लिख दिया, Na2SO4 लिख दिया, या फिर जुड़ने वाले बेंजोनाइक एसिड हो गया, मतलब सॉल्यूट अगर एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का है तो एक बात अच्छे से बैठा लो कि तुम जो चीज निकाल के ला रहे थे या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज कर रहे थे वो सिंपली यूज नहीं कर सकते हो। आपके जो फॉर्मूले हैं दैट विल बी मॉडिफाइड, वो चेंज हो जाएंगे। और उस मॉडिफिकेशन में याद कर लो कि अगर सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का होगा तो हर फॉर्मूले में आप राइट साइड में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट फैक्टर इज आई। आप इस फैक्टर आई के साथ क्या कर दोगे, उनका सबका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ये दिमाग में बैठा लो। तो ये चीज अच्छे से बैठा लो कि कब हम फॉर्मूला बिना आई का यूज करेंगे, कब आई लगा के यूज करेंगे। बिना आई का तब जब सॉल्यूट ना तो टूटे ना तो डिसोसिएट हो, ना तो जुड़े। लेकिन अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तब आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड टर्म को निकालना चाहते हो या उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द मॉडिफाइड फॉर्मूला एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इन विच आई इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब सर आई क्या है, बोल चुका हूं मैं पहले, आई एक फैक्टर है जो सॉल्यूट के नेचर को बताता है। क्या बताता है हम डिस्कस भी कर लेंगे कैसे क्या है। अभी तो केवल आपको ये पता चला कि वो सॉल्यूट के नेचर के बारे में बताता है, उसका फॉर्मूला ये है। कब हम यूज करेंगे आई, जब सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का होगा। अब हम थोड़ा कहानी आगे चलते हैं, पहले इतनी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। देखो बेटा, मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि पहला टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। मैंने सिखाया कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से तुम भी एक सॉल्यूट का एमबी निकालते हो, सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हो। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्यूट का मोलर मास निकाल रहे थे दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूट का जो एक्चुअल मोलर मास है उसके इक्वल निकल के आता है अगर वो सॉल्यूट नॉर्मल हो, मतलब डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो इन द लिक्विड। लेकिन मैंने सिखाया कि अगर सॉल्यूट पानी में जाके या लिक्विड में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से एमबी निकल के आ रहा है वो एक्चुअल एमबी से डिफरेंट आएगा, या तो कम या तो ज्यादा। इसी को हम जानते थे एबनॉर्मल मोलर मास। चीजों की डीलिंग के लिए मेरे सामने एक फैक्टर आया, उस फैक्टर को हमने नाम दिया दैट इज नोन एज वांटा फैक्टर। किसी ने पूछा कि बताइए वांटा फैक्टर है क्या, हम बोलेंगे वांटा फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि एक्चुअली में सॉल्यूट का नेचर क्या है। और सॉल्यूट का नेचर कौन सा नेचर बताता है ये भी ध्यान दो। वो ये बताता है प्यारा बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो ये बताता है कि अगर आई की वैल्यू 1 निकल के आई, अगर आई की वैल्यू नेचर में भी क्या बताता है ध्यान दीजिएगा, अगर आई की वैल्यू 1 निकल के आई
तो इससे ये पता चलता है कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, इट इज नॉट डिसोसिएटेड, ठीक, ना तो मतलब जो सॉल्यूट है ना तो वो डिसोसिएटेड नेचर का है, सॉल्यूट इज नॉट डिसोसिएटेड, ना तो वो डिसोसिएटेड नेचर का होता है एंड नॉट एसोसिएट नेचर, ना तो वो डिसोसिएट होगा ना तो एसोसिएट होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। एक बात तो ये समझ में आती है, अगर यहीं पे आई की वैल्यू, अगर तुमने क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला तुमको पता ही है, अगर तुमने क्वेश्चन में आई निकाला और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, अगर इक्वल नहीं होगा तो कम होगा तो ज्यादा होगा, तो अगर ग्रेटर देन 1 आया उससे क्या पता चलेगा सॉल्यूट का नेचर, उससे पता चलेगा सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड इन नेचर, सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटेड नेचर का है, डिसोसिएटेड इन नेचर, सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटेड नेचर का है। यहीं पे मेरा बच्चा जो आई तुम कैलकुलेट कर रहे हो उस आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है तब क्या होगा, उससे ये पता चलेगा कि सॉल्यूट जो है मेरा प्यारा बच्चा इज एसोसिएटेड इन नेचर, एसोसिएटेड इन नेचर। अब मुद्दा उठता है, सर ये तो बता दिए, दो चीजें समझा दिए, हमने ये समझ में आ गया हमको कि आई से सॉल्यूट का नेचर पता चल जाएगा, हमको ये भी समझ में आया कि आई कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे। आई भाई तब यूज करेंगे न्यूमेरिकल में या मॉडिफाइड फॉर्मूले में जब सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नेचर का होगा। लेकिन सर हमको ये बताइए आई निकालने का तरीका क्या है, एक तो फॉर्मूला लगा दें हम, तो सबसे पहला एक बात समझ लो कि जो आई निकालने के लिए जो मेथड होते हैं, मेथड टू फाइंड आई, मेथड टू फाइंड आई, आई निकालने के जो मेथड होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, ये बड़े काम की चीज है, इस पे ध्यान दो। आई निकालने के जो मेथड होते हैं वो कौन से यूज करेंगे, तो आई निकालने का मेथड नंबर 1 जैसा समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे समझिएगा, बुक या रेफरेंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, मैं क्लास अभी स्टार्ट करना हूं, 2 मिनट। क्लास लाइट से लिखी थी, कोई बात नहीं, अब चलिए ध्यान सुनते हैं। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये वांट ऑफ फैक्टर जो है वो आई निकालेंगे कैसे, हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। अगर तुम बेटा आई निकालना चाहते हो तो आई निकालने के बेसिकली 3 मेथड होंगे। पहला मेथड, मेथड नंबर 1, पहला मेथड तुम क्या लगा सकते हो, आई निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा लो, जानते हो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। अब फॉर्मूले पे बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, इनिशियली टेकन। अच्छा प्यारा बेटा एक बात अच्छे से समझ लो, हम इस फॉर्मूले का यूज केवल और केवल तब करेंगे, ये नहीं कि हर कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज कर ले जाओगे। इस फॉर्मूले का यूज हम केवल और केवल तब करते हैं जब जो सॉल्यूट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब एग्जाम में वो खुद बोलेगा, एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में, कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा है तुम केवल तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, या इलेक्ट्रोलाइट हो ही ऐसा जो 100% डिसोसिएट हो जाता हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे ये फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना हो, मैं नीचे कुछ एग्जांपल भी समझा दे रहा हूं। माना आपके सामने NaCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट हो, तो तुमको पता है बहुत अच्छे से NaCl कैसे टूटता है, Na+ और Cl- में। तो फॉर्मूला लगाओ, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टूटने के बाद कितने पार्टिकल हैं, 1+1, और इनिशियली कितना था 1, तो आई की वैल्यू कितनी रख दोगे 2। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रोलाइट बना आपकी बुक में यूज किया जा रहा है सोडियम सल्फेट, और वो लिख भी दे रहा है कि ये सोडियम सल्फेट है, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जा रहा है, तो कैसे ब्रेक होगा ये 2Na+ में, और कैसे ब्रेक होगा SO4 2- में। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ब्रेक होने के बाद कितने पार्टिकल हैं देखो 3, 2+1, और इनिशियली कितना था 1, तो आई की वैल्यू कितनी रख दोगे 3। तो कुछ जो न्यूमेरिकल, अच्छा ये टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए,
मैं फिर से ये चीज बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे को यहीं पे इस कॉन्सेप्ट में ही परेशानी होती है, इसलिए चीजों को अच्छे से ध्यान से समझिए। तो पहली चीज मेरा बच्चा आई निकालने के लिए तो हम एक कॉन्सेप्ट ए लगा लेते हैं, क्लियर है प्यारा बेटा। दूसरा मेथड नंबर टू हम तब लगाते हैं इफ सॉल्यूट नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, सॉल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड या सॉल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है या कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जानेंगे कैसे? या तो खुद ही दे रखा होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, 95% डिसोसिएट हो रहा है, इतना % डिसोसिएट हो रहा है, या लैंग्वेज से अंदाजा लगने लगेगा। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेगा या पूछेगा, निकालो। डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेगा या पूछेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया और वो स्ट्रांग हुआ, वो तो डायरेक्ट 1 होता है, फिर पूछने का कोई सेंस ही नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रांग के लिए 1 आपका 100% पूरा डिसोसिएट हो जाता है। मतलब जो पूछ रहा है न्यूमेरिकल में तो ये 100% क्लियर हो जाएगा कि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग नहीं है तो उस कंडीशन में तुम 2 फॉर्मूले लगाओगे, एक डिसोसिएशन के केस, इनके सबके डेरिवेशन भी है, आप परेशान मत होइए, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसोसिएशन के केस में आप अलग फॉर्मूला याद रखिए और एसोसिएशन के केस में आपको एक फॉर्मूला अलग याद रखना है। देखिएगा डिसोसिएशन के केस में देखो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले मैं बता रहा हूं, आपसे पूछूंगा तो बता दीजिएगा। यहाँ पे एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। अच्छा ये होता क्या है, आई तो पता है क्वांटम फैक्टर है, अल्फा जो है ये क्या है, ये है डिग्री ऑफ क्या डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल में वो टूट रहा है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 पार्टिकल में टूट रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखोगे, अगर इस पूरी तरीके से ना टूटता और तुमको ये फॉर्मूला लगाना होता। और यहां पर ये n क्या है, हाउ मेनी पार्टिकल आर एसोसिएट, हाउ मेनी पार्टिकल्स एसोसिएट टुगेदर, पार्टिकल एसोसिएट टुगेदर, कितने पार्टिकल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं टुगेदरली। मतलब जैसे 2 मॉलिक्यूल डाइमर बना रहे थे तो n की वैल्यू 2 रखोगे। तो ये चीजों का एक जो क्लासिफिकेशन है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जितना अच्छे से आपको क्लियर होगा आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे। तीसरा आपका जो मेथड है थर्ड वन, तो थर्ड वन तुमको बहुत अच्छे से पता है। देखो फॉर्मूला लिखा ही है, जब ये तुम मेथड लगा लोगे और ये तुम देखोगे नहीं अप्लाई हो पा रहे हैं, तब तुम तीसरे फॉर्मूले के बारे में सोचोगे, और वो क्या है, वो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी OCP डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? या फिर मेरा बच्चा क्या जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करना ही चाहते हो ये, तो इस फॉर्मूले में समझ लो, ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन में ये क्या होती है, गिवन। मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्वेशन हुआ है। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको तुम कैलकुलेट करो, इसको तुम क्या करो, कैलकुलेट करो या फाइंड करो, इसको कैलकुलेट करो विदाउट आई। मतलब तुम फॉर्मूला लगाओ भी तो बिना आई का, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है बिना आई का यूज किए, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकालोगे दैट विल बी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। सिमिलरली नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूले में मास ऐड करके, फॉर्मूले में मास ऐड करके, जो नॉर्मल मास ऐड कर लो फॉर्मूले में। एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो कि भाई एक NaCl ही है, आप ऐड कर लो Na का 23, Cl का 35.5, तो जो नॉर्मली मास ऐड करके निकल के आ रहा है वो है नॉर्मल मोलर मास। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकला है, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा मास कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
विदाउट आई, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बिना आई वाले फैक्टर का यूज किए तब जो तुम एमबी निकालते हो उसे ऑब्जर्व्ड मोलर मास बोलते हैं। और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो आराम से आई निकल के आ जाएगा। कई बुक में और रेफरेंस में इस चीज का यूज किया गया है, लेकिन बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं तुमको एक हिंट बताऊं मेरा प्यारा बेटा, इसकी जगह पे तुम सीधा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही यूज कर लो। जैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमने यूज किया डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, तो तुमने क्या किया, ऐसे फॉर्मूले में अप्लाई करते समय ये वैल्यू रख ही दो और जो इधर वाला टर्म है ये सारे टर्म रख दो, तो तुरंत आपके सामने आई निकल के आ जाएगा। तो ये कभी कभी रेयर कंडीशन में ही यूज करना जब तुमको कुछ रास्ता ना मिले। अदरवाइज तुम पहले तो फॉर्मूला लगा के बाकी चीजें रख के तब आई निकालने को सोचो। वैसे आई ना निकले तो एक तो मेथड ये है आई निकालने का और दूसरा मेथड ये है आई निकालने का। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो तो ये मेथड, जब कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो तो ये वाला मेथड। अब मेरी एक बात और, दो चार बातें और समझ लो, ये तुम्हारे बहुत काम की चीजें आएंगी। क्या तुम्हारे काम की एक दो चीजें और आएंगी मेरा प्यारा बेटा, कि अगर तुम्हें अल्फा निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो अल्फा निकालने का देखो एक फॉर्मूला ये पता है तुम्हें बहुत अच्छे से। और एक बात मैं बता दूं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा के बीच में एक रिलेशन देखो, ये एक रिलेशन आपको पता था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। ये फॉर्मूला तुम तब जनरली लगाते हो जब जो एसिड या बेस वो मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक हो, ठीक है। फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से वो फ्रेमिंग करके तब अलग अलग फॉर्मूला आता है, लेकिन आपके सॉल्यूशन चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल हैं उनमें केवल इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। क्या है के, कभी कभी के बारे में बात करता है, के यहां पर क्या है, के है डिसोसिएशन कांस्टेंट, के यहां पर क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्लियर। सी यहां पर क्या है, सी है कंसंट्रेशन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना कंसंट्रेशन, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों की वैल्यू यहां पर रखी जा सकती है। एक्चुअली में तो मोलर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन आप मोलारिटी दोनों रखिएगा, दोनों से आंसर आता है। क्योंकि कभी कभी प्योर वाटर के कंसिडरेशन में जो वैल्यूम 1 लीटर होता है सॉल्यूशन का, वो मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल लेना पड़ता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ना ध्यान रखते हुए समझो कि आप कुछ भी रख सकते हो, मोलारिटी। अल्फा क्या होता था मेरा बच्चा, बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, क्लियर। कभी कभी हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं नीचे। क्यों निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिग्री वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ये जब बहुत कम होगा तो तुमको पता है के बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। और कभी कभी अल्फा निकालने के लिए तुम बुक में ऐसा फॉर्मूला भी चेक कर रहे हो, करोगे, ऐसा फॉर्मूला भी मिलेगा। तुम आप इस बोर्ड में अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं। मैं जल्दी से चीजों को बता दूं। वांट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो सॉल्यूट के नेचर को बताता है। क्या कि सॉल्यूट एसोसिएटेड डिसोसिएटेड या कैसा है। आई की वैल्यू 1 तो नॉर्मल है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डिसोसिएटेड नेचर का है, आई की वैल्यू लेस देन 1 एसोसिएटेड नेचर का है। अब आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये देखो मेथड समझा रखे हैं। पहले तो अगर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, कितने पार्टिकल में वो टूटा है या जुड़ा है, इनिशियली टेकन। अगर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है या कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो रहा हो तो दो अलग अलग केस है, डिसोसिएशन के केस में अलग, एसोसिएशन के केस में अलग। अल्फा और आई के बीच का देखो रिलेशन है, अल्फा पता है तो आई निकालोगे, आई पता है तो अल्फा निकालोगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन में पड़ेगा। ये भी नहीं लग रहा है तो आप ये जो नॉर्मल डिफिनेशन पर बेस ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है आप उसका यूटिलाइज करोगे। ये भी अच्छे से पता है कि हम मॉडिफाइड फॉर्मूला बोले तो कब आई लगा के फॉर्मूला यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे। आई लगा के फॉर्मूला तुम तब यूज करोगे जब सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का होगा, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अदरवाइज नॉर्मली फॉर्मूला लगाओगे बिना आई के, लेकिन सॉल्यूट एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड नेचर का होगा तो आप आई का यूज करके यू हैव टू यूज ओनली मॉडिफाइड फॉर्मूलाज।
सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की मदद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मान के चलिए ये टॉपिक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही सॉल्यूशन में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान जनरली आते हैं, तो आपको इनकी ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे देखिएगा। बेटा देखिए, आपके सामने 3 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर पुट कर रखे हैं। 3 न्यूमेरिकल्स को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो आपको क्वांट ऑफ फैक्टर्स का जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो काफी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस की मैंने मिक्सिंग कर रखी है इसलिए जिससे आपको हर तरीके की अप्रोच क्लियर हो। 3 न्यूमेरिकल से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यहाँ पर मैं आंसर भी लिख रखा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहे कि आंसर मैच हो जाए, क्योंकि बोर्ड में आंसर मैच होना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर बोर्ड में आंसर मैच नहीं होगा तो आपका हाफ मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पर बेटा। सबसे पहला हम सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1। अब जब सॉल्यूशन नंबर 1 पे हम आए तो सॉल्यूशन नंबर 1 वाला पार्ट पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है? क्या रहा है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोले तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें निकालना है। आपको कई बार पता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है तो करते क्या है, जो नॉर्मल वाला होता है उसमें डेल्टा टीएफ क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। क्लियर? देखो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है क्या? हाँ वाटर है, तो डेल्टा टीएफ भी फिक्स होता है। और डेल्टा टीएफ कितना होता है मेरा बच्चा? 273। क्लियर है प्यारा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम्हें बस डेल्टा टीएफ निकालना है। एक आइडिया लग गया। गिवन क्या क्या है ये भी देख लो। सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम भाई हमने लिख दिया सॉल्यूट का मास। और क्या दे रखा है? सॉल्वेंट का मास WA कितना दे रखा है? 0.1 kg। WA भी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ निकालना है भाई, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगा देंगे KF × M। लेकिन क्या यही फॉर्मूला लगेगा? नहीं, इसमें I लगेगा। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन वर्ड उसने यूज ही कर लिया है पहले ही। तो I × KF × M। अब I तो दे नहीं रखा सर, तो I निकालो। I निकालने के फॉर्मूले 3 होते थे। पहला, चूंकि कंप्लीटली डिसोसिएट है तो फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ पार्टिकल। याद करो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? नहीं मेहनत करोगे बेटा तो कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या? पार्टिकल इनिशियली टेकन। कितने पार्टिकल्स इनिशियली थे प्यारा बच्चा? अब फॉर्मूले में आपने रखा नंबर ऑफ पार्टिकल टूटने के बाद। चलो ये भी देखता हूं। अब ये सॉल्ट जो है प्यारा बेटा, जब ये टूटेगा तो इसकी खास बात क्या है? 2 Na+ मिलेंगे, एक SO4 2- मिलेगा और एक 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे। अब इसे काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट में चला जाएगा तो सॉल्यूट थोड़ी रह पाएगा। भाई पानी था, पानी में चला गया, मिक्स हो गया पानी में, तो सॉल्यूट ये नहीं कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल कितने? 3। तो कितने पार्टिकल आए आपके? पार्टिकल आए 3। इनिशियली कितना था? 1। तो आई की वैल्यू देखो निकल के आ गई। मोलालिटी निकाल लो। मोलालिटी का फॉर्मूला गिवन मास, फॉर्मूला याद रखो, WB / MB × WA। अगर ग्राम में लोगे तो 1000 यूज करोगे, नहीं तो नहीं यूज करोगे। WB देखो कितना दे रखा है? 6। MB ग्लोबुलर साल्ट है, ऐड कर लो कितना जाएगा? 322। कितना जाएगा? 322 इंटू WA देखो कितना है? 0.1। अब सारी वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने आना चाहिए ही चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन कैलकुलेटर केवल ISC बोर्ड के बच्चे यूज करेंगे। CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए जैसी परेशानी है आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखते हैं, कर इसलिए रहा जिससे आंसर मैच करे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक इनहेंस हो। क्या आएगा बेटा? ये आया 322। ये तो क्लियर ही है, सीधा सीधा याद आएगा। 6 / 32.2 पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 / 32.2 पूरा सॉल्व किए, 0.186 वैल्यू रख दो तुरंत फटाक से। डेल्टा टीएफ कितना आया? आई की वैल्यू कितनी आई? देखो बेटा 3। केएफ की वैल्यू 1.86, इसकी वैल्यू 0.186। सारी वैल्यू रख दिया। तो सारी वैल्यू रखोगे तो 3 × 1.86
आपने सारी वैल्यू जैसे ही अप्लाई की, एक मिनट, कोई जल्दी नहीं। आपने क्या लिखा 1.86 इंटू 3 इंटू आगे क्या है 0.186 आया कितना 1.037। फॉर्मूले में रखिए सॉल्यूशन का फिर जो पॉइंट पूछा था ओरिजिनल 273 होता है, घटा दीजिए इसमें से। जैसे घटाओगे तो 273 घटाया मैंने। अब जैसे 273 आपने घटाया 273 मोबाइल काम नहीं कर रहा सही से, में से 1.037 वैल्यू आपने सॉल्व की, आपके सामने आंसर जो है वो निकल के आ गया मैच के लिए। तो क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल हो चाहे सबके किसी और टॉपिक के, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन में दे रखा है इस गिवन टॉपिक में, ठीक, उसमें से ही एक आपका क्वेश्चन है। कई बार स्कूल में प्री बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, प्री बोर्ड में लगभग 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्टर आई पूछा गया है, तुरंत लिख लिया क्वेश्चन मार्क, और बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। गिवन देख ले रहा हूं, वॉल्यूम दे रखा है, देख बेटा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड है क्या सॉल्यूट, क्योंकि देखो पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 0.6 मिलीलीटर, और सॉल्यूट की डेंसिटी भी दे रखी है, उसी की डेंसिटी दे रखी है। एसिटिक एसिड है और डेंसिटी उसी की डेंसिटी भी दे रखी है, ये भी रख दिया हमने। फ्रीजिंग पॉइंट जो दे रखा है भैया TF, ओके ध्यान दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, रियली सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी दे रखा है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, उतनी ही वैल्यू केल्विन में भी होती है, पता होना चाहिए आपको, चेंज डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में सेम होता है, पढ़ा चुका हूं ये। अब देखो कुछ जो को दे रखा था सब पता ही है, केएफ दे ही रखा है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आई निकालना है सर, आई निकालने के लिए क्या करें, पहला फॉर्मूला कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, नहीं कर सकता हूं। दूसरा फॉर्मूला अल्फा नहीं पता है, नहीं लगा सकता हूं। तीसरे फॉर्मूले में या तो रेशियो निकालो फॉर्मूला वाला, नहीं तो काम कर बेटा तुम सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा लेते हो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई पूछा गया है, डेल्टा TF तो दे ही रखा है, देखो डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.025, आई निकाल लो। आई पूछा गया है, KF की वैल्यू भी दे रखी है 1.86, मोलालिटी निकाल लो। अब मोलालिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट याद होना चाहिए, WB डिवाइडेड बाई MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। देखते हैं सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 1 लीटर, ध्यान दो, तो सॉल्वेंट 1 लीटर है क्योंकि हमें तो मास चाहिए, तो 1 लीटर जो होता है इंटू उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है प्योर वाटर की, तो कितना जाएगा 1 kg निकल के आ जाए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मास नहीं गिवन है, तो मास जब नहीं गिवन है तो इसका फॉर्मूला ना लगा लो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। MB है क्या एसिटिक एसिड, ऐड करोगे फॉर्मूला, कार्बन का 12 और सबकी समथिंग 60 ही आ जाएगा, और WA 1 kg दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.6, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.06 डिवाइडेड बाई 60। फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सारे स्टेप सही किए हैं तो आंसर तो आना बनता है। चलो जी चेक कर लेता हूं, 0.6 इंटू 1.06, ये आ गया आपका बेटा कितना 0.636 डिवाइडेड बाई 60। टाइम बच जाए इसलिए यूज कर रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए। वैल्यू रखता हूं, देखिए आपने जब वैल्यू रखा प्यारा बेटा I इंटू 1.86 इंटू M, सारी वैल्यू रख दिया, तो I बराबर कितना आ गया 0.205 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.0106, इंटू कर दिया मैंने, कितना 1.86, ये आ गया प्यारा बेटा देख कितना 0.0205 डिवाइडेड बाई 0.0197, कर लेता हूं डिवाइड, आंसर आना तो चाहिए 0.0197
205 डिवाइडेड बाई 0.0197, आंसर आ रहा है 1.04। चेक करें, देखिए मतलब क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब के निकालना है, के का फॉर्मूला पहले बता रखा था, क्या सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने ये भी बताया था कि कंसंट्रेशन की जगह मोलालिटी भी यूज कर सकते हो, रख दीजिए फटाक से 0.06, इसको निगलेक्ट कर लीजिए अगर कैलकुलेशन आसान करनी हो। अल्फा कितना निकल के आया है, ओके जी, अल्फा तो पता नहीं। अब जब अल्फा नहीं पता है तो अल्फा अलग से निकाल लो, अल्फा आप अलग से निकाल लो। देखो कौन सी बड़ी बात है, एसोसिएट हो रहा है कि क्या है, देख लो, समथिंग दिस एंड दिस समथिंग, ठीक है। तो एस्टिक एसिड तो जुड़ जाता है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, यही तो आएगा। यहां पर वैल्यू रखिए, वैल्यू रखा, आई की वैल्यू कितनी आई 1.04 माइनस 1, गलत तो नहीं बोला, डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल हैं एस्टिक एसिड के, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, डायमर बना देंगे, तो इसकी वैल्यू 1/2 माइनस 1, अल्फा यहां ऐसे निकल के आ जाएगा। क्लियर, सारी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यू जो सॉल्व किया देख कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा, ओके जी, थोड़ा सा गड़बड़ है, 104 समथिंग दिस, ओके, हाँ, फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दो मेरा प्यारा बेटा, हम लोगों ने एक थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी बच्चा, वही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या निगेटिव आ रहा था ना, इसलिए गलती हमने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है कि वो एसोसिएट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती की, वैसे ही आपको भी वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर वर्ड ध्यान दो, ये वर्ड छूट गया था मुझसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब डिसोसिएट हो रहा है, तो ये होता एसोसिएट भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर वो डिसोसिएट हो रहा है। तो भाई ये डिसोसिएट कैसे होगा, ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस में, और इसमें टूटेगा H प्लस में। अब देखो आई निकालो, आई यहां पर निकालोगे, देखो कितना निकलेगा, डिसोसिएट के बाद कितने पार्टिकल हैं, 2, इनिशियली 1, कितना आ गया 2, तो आई की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां पर आई की वैल्यू जब 2 आई है, ओके फिर गड़बड़ हो गया, आई की वैल्यू तो ये आ गई थी, यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए डिसोसिएशन वाला, हाँ गुड, डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला क्या, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, क्लियर। आई की वैल्यू कितनी थी 1.04 माइनस 1, कितने पार्टिकल में टूटा है 2 माइनस 1, पूरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 0.04, अब यहां पर रख दीजिए 0.04 का स्क्वायर। चलो अब चेक करता हूं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाओ भैया आंसर, आ जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये आएगा 0.0, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1.06, ठीक, 2 डेसिमल आया 10 टू द पावर -2, क्लियर। इसको भी कर लेता हूं, कितना 0.04 इंटू, ध्यान दीजिए 0.04 इंटू 0.04, यार है आपका कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब पूरा सॉल्व करिए, 10 टू द पावर -5 आ गया, 1.6 इंटू, तो कैलकुलेटर भी काम ही कर रहा है, 1.6 इंटू 1.06 आया 1.696, ठीक। और अब जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 1. थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, 1.7 अराउंड। चेक करिए, देखिए तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन आपसे अच्छे से क्लियर होना आने लगेगा। चलिए मैं इसके बाद आता हूं थर्ड न्यूमेरिकल पे, ठीक, ये क्वेश्चन करिएगा, आंसर मैच करा के लाइएगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा, वो भी क्वेश्चन आपसे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखता हूं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 में कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है टीबी, तभी निकलेगा जब तुमको क्या पता हो टीबी नॉट, उसमें से क्या घटाओ डेल्टा टीबी, एलिवेशन है ना तो ऐड होगा, देखो मतलब डेल्टा टीबी निकाल लो, ये टीबी नॉट तो दे रखा होगा सॉल्यूट का। अब ये बेंजोनाइक एसिड है जो कि सॉल्यूट है, तो वो डब्ल्यू बी देखो दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 0.61 ग्राम, क्लियर। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 5 ग्राम, क्लियर। कार्बन डाइसल्फाइड है, मास ऐड कर लीजिएगा 122 अराउंड आ जाएगा। डाइमराइजेशन मतलब अल्फा, अल्फा 84% है, मतलब कितना 0.84, ये भी दे रखा है। केबी, केबी की देखो कितना देखा है 2.3 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, सब तो दे रखा है यार, बचा क्या। और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है प्योर कार्बन डाइसल्फाइड का, मतलब टीबी नॉट दे रखा है CH2 का, और वो कितना दे रखा है 46.2 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में सेम होता है। चलो क्या समस्या है, डेल्टा टीबी निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लगाओगे केबी इंटू एम, क्या यही फॉर्मूला लगाऊंगा सर? नहीं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो आप ये लगाओगे। आई सर कैसे निकाले? आई निकालने के लिए तरीका देखो, बेंजोनाइक एसिड है, बेंजोनाइक एसिड C6H5COOH, यही तो होता है ना। अब ये बेंजोनाइक एसिड चूंकि प्यारा बेटा डाइमर बना रहा है, तो दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे तो ये बना देगा क्या डाइमर। तो डाइमर के केस में आई कैसे निकालोगे? अल्फा इक्वल टू I-1 1/n-1, कितना दे रखा है देखो अल्फा 0.84, आई निकालना है 1I-1, कितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं 2, तो 1.2 -1, पूरा सॉल्व कर लोगे तो यहां से आई निकल के आ जाएगा, ठीक पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव उधर जाएगा 1 प्लस में ऐड होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू यहां रख दीजिएगा आई की। केबी दे रखा है, मोलालिटी कैसे निकालू? मोलालिटी का फॉर्मूला WB इंटू MB इंटू WA kg में, सब दे रखा है देखो यार। WB 0.61, MB 122 है, WA 5 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया इस मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू भी रखो, सीधे आंसर आएगा। मैच कर रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो आपने देखा क्या कि जितना ज्यादा तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा। आपका ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाइए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप मार्क्स को गेन करोगे, ठीक। क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो न्यूमेरिकल अप्रोच को ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। खासकर बायो के बच्चों के लिए मेरी एडवाइस है कि आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करिए और बोर्ड पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे ज्यादा फोकस करिए। बार बार उन न्यूमेरिकल को लगाओगे तो कॉन्सेप्ट पे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, प्लस वो न्यूमेरिकल आपके लिए ज्यादा आसान होगा अगर सेम न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।